इनफर्टिलिटी इश्यूज इन मेल ये बढ़ते जा रहे हैं डेली। इनफर्टिलिटी इसलिए इंक्रीज कर रही है। सर स्पर्म क्वालिटी को इम्प्रूव करना हो तो क्या स्टेप्स लेने चाहिए? स्पर्म क्वालिटी के लिए इम्पोर्टेंट है कि आपको तो सर परफॉर्मेंस एंजाइटी को कम करने के लिए एक नॉर्मल मेल क्या स्टेप्स ले सकता है? पहले तो मैं ये कहूँगा कि गूगल ना करें। सर पोर्नोग्राफी का मेल सेक्सुअल हेल्थ में और लिबिडो पे क्या सीवियर इफेक्ट चल रहा है? इफ यू लुक एट द एवरेज पिनाइल साइज inches is what the only way to increase a penile length. जो सर्जरी ब्रांच होती है स्पेशली द 6 ईयर न्यू सर्जरी ब्रांच उसको बहुत टॉक्सिक माना जाता है। I joined urology. I got a gold medal in urology. सर किसी स्टूडेंट को अगर यूरोलॉजी एज अ फ्यूचर ब्रांच लेनी है तो आप उनको क्या एडवाइस करेंगे? फिर आप सर्जरी या फिर सो आप सजेस्ट कर रहे हैं कि उनको पहले एमएस करनी चाहिए फिर न्यू सर्जरी का रास्ता चूज करना चाहिए। एक यूरोलॉजिस्ट कितना कमा लेता है? हे गाइस, वेलकम टू द नचिकेत भाटिया शो। जैसा कि मुझे बहुत लोगों की डिमांड आ रही थी कि यू वांटेड टू हियर मोर अबाउट सर्जरी फ्रॉम एन एस्टैब्लिश्ड सर्जन, सो आई हैव गॉन अ बिट फर्दर और मैंने अपने शो में इनवाइट किया है एक बहुत ही एस्टैब्लिश्ड यूरो सर्जन को। सो गाइस, आपको जैसे पता है यूरोलॉजी आज की आने वाली एक बहुत बड़ी फील्ड है। तो आज हमारे गेस्ट, मैं उनके क्रेडेंशियल्स बताऊंगा तो शायद आप खुद शॉक हो जाएंगे। सो ही हैज डन हिज एमबीबीएस फ्रॉम केजीएमयू लखनऊ। उन्होंने अपनी एमएस सर्जरी भी वहीं से करी है और एम्स दिल्ली से ही हैज डन हिज एमसीएच यूरोलॉजी। तो आज है हमारे साथ विद 15 years ऑफ एक्सपीरियंस इन डाइवर्स फील्ड्स। वो एक यूट्यूबर भी हैं, ही इज़ एन आयरन मैन एथलीट, जिसके बारे में शायद वो खुद ही बता पाएंगे आपको डिटेल के अंदर। सो फिटनेस फ्रीक, एंड नाउ वी वेलकम डॉक्टर आशीष कुमार सैनी। वेलकम सर टू आवर शो। thank you Nachiket and I'm glad to be here. थैंक यू सो मच सर, आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए थोड़ा सा टाइम निकाला। और द एजेंडा ऑफ गेटिंग यू टू दिस शो, ऑफ कोर्स सर आपकी हमें ग्रेट नॉलेज और ग्रेट एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बट हमारे जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना, वो जानना चाहते हैं कि यूरोलॉजी जो फील्ड है वो है क्या। और साथ ही साथ हम बात करेंगे सर मेन सेक्सुअल हेल्थ की भी, बिकॉज आई थिंक यू आर द बेस्ट एक्सपर्ट टू गाइड एवरी मैन हु इज़ वॉचिंग द शो। तो सर इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि सर थोड़ी सी अपनी जर्नी के बारे में बताइए सर हमें। मैं रहने वाला तो सहारनपुर से हूँ एंड एमबीबीएस मैंने केजीएमसी लखनऊ से किया। उस समय केजीएमसी कॉलेज ही था, यूनिवर्सिटी नहीं बना था। अब नाउ इट इज़ केजीएमयू। एमबीबीएस के बाद आई वाज द टॉपर ऑफ माय बैच। फिर एमएस हमने किया वहीं से केजीएमसी से एंड देन वो ख़त्म करने के बाद 2008 में भी आई जॉइंड यूरोलॉजी, एमसीएच यूरोलॉजी, एम्स नई दिल्ली से। गॉट अ गोल्ड मेडल इन यूरोलॉजी। उसके बाद क्योंकि थोड़ा एकेडमिक्स का मन था, वर्कड एज अ पूल ऑफिसर एंड वहाँ पे पूल ऑफिसर 1 साल करने के बाद आई जॉइंड एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ यूरोलॉजी। 2016 तक फिर मैंने वहाँ पे काम किया। उसके बाद आई बिकेम द डायरेक्टर ऑफ यूरोलॉजी एट प्राइमस हॉस्पिटल चाणक्यपुरी। आई वॉज द चीफ यूरोलॉजिस्ट एट आरजी स्टोन एंड फिर कोविड वाले साल में 2020 में उसमें मैंने अपना सेंटर स्टार्ट किया। सेंटर का नाम है एक्सेल एडवांस यूरोलॉजी सेंटर और ये GK1 में स्थित है एंड वी आर डूइंग जस्ट वन स्पेशलिटी विद ऑल द मॉडर्न एमिनिटीज़। तो ये था कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो यूरोलॉजी में है उसको एक रीज़नेबल रेट्स पर विद द बेस्ट एक्सपर्टीज़ हम पेशेंट्स को प्रोवाइड कर पाएँ। और अभी तक की जर्नी काफ़ी अच्छी रही है एंड आई एम ग्लैड दैट आई मेड द राइट डिसीजन। ग्रेट सर। तो सर कुछ बताएंगे कि यूरोलॉजी, अगर आज पहले तो सर्जरी का थोड़ा सा बताइए सर, फिर यूरोलॉजी एज अ ब्रांच के बारे में थोड़ा सा बताइए। तो मैंने देखा कि आजकल जो है बहुत सारे लोग नॉन सर्जिकल ब्रांचेस की तरफ जा रहे हैं। उन्हें लगता है कि लिटिगेशन ज़्यादा है। कुछ उसमें जो लोग जो एमएस सर्जरी के बाद यूरोलॉजी जो एक ऐसी ब्रांच है, तो एक हमारे पुराने प्रोफेसर हुआ करते थे, वो कहते थे यूरो इक्वल टू यूरोस। अल्टीमेटली यूरोलॉजी की ब्रांच में आपको ओपन सर्जरी का मज़ा आएगा, आप एंडोस्कोपिक सर्जरीज कर सकते हैं और जितनी भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई हैं पिछले 20 साल में, जैसे कि रोबोटिक सर्जरी है, तो उसका जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया वो यूरोलॉजी ने उठाया। तो यूरोलॉजी इज़ एन अपकमिंग ब्रांच एंड बेसिकली नाउ इट इज़ मोर लाइक अ ब्रॉड स्पेशलिटी विच इज़ नाउ गोइंग इनटू सब स्पेशलाइजेशन एंड स्काई इज़ द लिमिट, आई मस्ट से। सो अगर मोस्ट सॉट आफ्टर ब्रांचेस को देखा जाए, हमारे समय में करीबन 25 से 26 सीटें पूरे इंडिया में होती थी यूरोलॉजी की, जो अब बढ़ के अराउंड 450-500 हो गई हैं। तो अगर आप अपने लक्ष्य की तरफ लगे रहेंगे तो ज़रूर यूरोलॉजिस्ट बन सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एंड आगे भी द लाइफ इज़ वेरी गुड एंड आई फील कि
आप अपनी लाइफ को, वर्क को और अच्छी तरह से बैलेंस कर सकते हैं एज अ यूरोलॉजिस्ट। सब कुछ खराबी लगती है आपको इस फील्ड के अंदर? सो यूरोलॉजी में देखिए, मुझे लगता है कि मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन रहा कि मैं यूरोलॉजिस्ट बना। पहले मैं कार्डियक सर्जन बनना चाहता था, लेकिन कुछ इस तरह की स्थितियाँ लगी कि वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव ब्रांच नहीं लगी, तो मैंने कहा कि नहीं, यूरोलॉजिस्ट बनेंगे। यूरोलॉजी में इट इज़ लाइक प्योर मैथ्स। हम 95% से भी ज़्यादा पेशेंट्स को ठीक कर सकते हैं और वी कैन मेक वेरी गुड चेंजेस इन देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। सो मैं तो ये कहूँगा कि कोई खास इसमें कोई बुराई नहीं है, रादर अच्छाइयाँ ही हैं। सर जब आप यूरो चूज कर रहे थे, ऑफ कोर्स एक कार्डियक ऑप्शन था, गैस्ट्रो ऑप्शन था, न्यूरो ऑप्शन था, व्हाई यूरो एंड व्हाई नॉट एनी अदर ब्रांच? सी बेसिकली जैसा कि मैंने कहा कि यूरोलॉजी इज़ द ओनली ब्रांच जहाँ पे हमें सारी चीज़ें कंबाइंड मिलती हैं कि हम ओपन सर्जरी भी कर सकते हैं, हम लैप्रोस्कोपी भी कर सकते हैं, रोबोटिक भी कर सकते हैं, हम ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। और आगे चल के लगता है कि अगर आपके मतलब के आपको मेडिकल उसमें जाना है तो मेडिकल यूरोलॉजी इज़ इटसेल्फ अ वेरी बिग ब्रांच। तो इट हैज़ जितनी भी ब्रांचेस हैं उन सब के फ़ायदे इसके अंदर हैं, फ्रॉम मिनिमली इन्वेजिव टू मैक्सिमली इवेजिव, फ्रॉम माइक्रो सर्जरी टू अ मैक्रो सर्जरी, एवरीथिंग इज़ देयर इन यूरोलॉजी। सो मुझे लगता है कि कोई ऐसी ब्रांच अभी तक नहीं है जो इस लेवल पे कॉम्पीट कर पाए हमारी ब्रांच से। एंड दैट इज़ द रीज़न कि यूरोलॉजी अभी भी इंडिया में, अगर आप सुपर स्पेशलाइजेशन में देखें तो गैस्ट्रो और यूरो इज़ समथिंग दे आर ऑन द टॉप। सो व्हाई नॉट गैस्ट्रो देन? गैस्ट्रो में क्योंकि जनरल सर्जरी हमने केजीएमसी में इतनी कर ली थी कि हमें लगा कि यूरोलॉजी ऐसी है, और रोबोट उस समय एम्स में आया था, 2006-07 की बात है। तो आई वांटेड कि हम इस फील्ड में जाएं, और स्टोन्स की जो एंडोस्कोपिक सर्जरीज होती हैं और लेज़र जो है इनोवेशन है, वो गैस्ट्रो में उतना नहीं था। आई थिंक सर आज हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, मतलब सेक्सुअल हेल्थ के बारे में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कुछ रूमर्स होती हैं, कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की होती हैं। तो आई थिंक सर सबसे पहले मैं शायद पूछना चाहूँगा आपसे कि अभी हम जब रिसर्च कर रहे थे, वी फाउंड दैट इरेक्टाइल डिसफंक्शन वाज द नंबर 1 कंप्लेंट फ्रॉम मोस्ट ऑफ द मेन। तो आज मतलब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? सी फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ ईडी और इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये है क्या। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज़ बेसिकली एन इनएबिलिटी टू मेंटेन एन इंटरकोर्स विच इज़ satisfactory for sexual pleasure both for men and women for more than 3 months. So एक ये है कि कुछ हमारे पास आते हैं जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन में कि विद इन 1 दिन 2 दिन में उनका नहीं हो रहा है, उनको लग रहा है कि मेरे को ईडी हो गया। जैसे ही किसी को 1 दिन बोनर नहीं आता तो वो अगले दिन तभी गूगल करता है, उसको लगता है मेरे को ईडी हो गया। सो हमें ये डिसाइड करना होगा कि व्हाट इज़ द ड्यूरेशन, और इसलिए ईडी इज़ अंडर एज वेल एज ओवर रिपोर्टेड। अंडर रिपोर्टेड इन द सेंस कि बहुत सारे जो पुरुष हैं वो अपनी समस्या को लेके सामने नहीं आते। पहले था कि इतने सारे बैरियर्स थे कि लोग सोचते थे कि जैसे मर्द को दर्द नहीं होता उसी तरह से उनको लगता था कि ईडी भी नहीं होता, और है तो वो बताना नहीं है उसके बारे में। तो ये बहुत ज़्यादा अंडर रिपोर्टेड था। अब क्योंकि फीमेल्स भी दे आर बिकमिंग मोर इक्वल, दे आर एक्चुअली सुपीरियर टू मैन, बट देन the demands are there, and therefore now because of lot of internet, lot of reading, हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं। और मैं कहूँगा कि यूरोलॉजिस्ट जो थे पहले इस चीज़ को थोड़ा सा निगलेक्ट करते थे। तो हमारे में एक एंड्रोलॉजी एक ब्रांच होती है जिसमें कि हम सेक्सुअल हेल्थ के बारे में देखते हैं, एंड वी आर द बेस्ट पीपल टू व्हेन वी आर लुकिंग इनटू दैट ऑर्गन बिकॉज वी नो हाउ टू ट्रीट इट बोथ मेडिकली एज वेल एज सर्जिकली। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की जो प्रॉब्लम्स अब ज़्यादा आ रही हैं, जो आपने सवाल पूछा उसके ऊपर अब आते हैं, वो इसलिए आ रही हैं क्योंकि हमारे देश में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ है। वी आर द डायबिटीज़ कैपिटल, वी आर मे बी गोइंग टू बी द हाइपरटेंसिव कैपिटल। उसके अलावा हमारे यहाँ पे एक्सरसाइज नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो सबको क्या है कि वेस्टर्न लाइफ को फॉलो करना है, वहाँ पे क्लबिंग करनी है तो क्लबिंग तो करेंगे, लेकिन सुबह वो जो लोग दौड़ते हैं वो कोई नहीं फॉलो कर रहा। तो इस वजह से लाइफस्टाइल की वजह से एक बहुत सारे इश्यूज़ ये आ रहे हैं। एंड नाउ व्हाट वी आर सीइंग, देयर इज़ एन अलार्मिंग इंक्रीज इन इरेक्टाइल डिसफंक्शन अमंग यंग पेशेंट। 30 साल से भी कम के लोगों में ऑलमोस्ट 30% ऑफ माई ओपीडी में इस तरह के पेशेंट्स आते हैं। सो देयर इज अ अलार्मिंग इंक्रीज इन इंटेक ऑफ सेक्स पिल्स एंड वाइग्रा, आपकी क्या राय है इसके बारे में? ये भी है कि बहुत सारा इंटरनेट पे जो पीयर प्रेशर है, ज़्यादातर मैंने देखा इट इज़ मोर ऑफ अ पीयर प्रेशर, वेयर अगर किसी बंदे को इरेक्शंस में प्रॉब्लम नहीं है बट दोस्तों की राय से या फिर इंटरनेट से पढ़ के उसको लगता है कि मैं सुपरमैन बन जाऊँ या इससे ज़्यादा कर लूँ,
और उसकी वजह से वो जो ये सेक्सुअल पिल्स हैं, बिकॉज ओवर द काउंटर दे आर अवेलेबल, उसकी डोज भी उसको पता नहीं है एंड दे आर टेकिंग इट, और इसी वजह से उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हमें नज़र आ रहे हैं. ये एक इम्पॉर्टेंट है, इसके ज़रिए भी हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आपको प्रॉब्लम है एक्चुअल, तो आप लीजिए, आप उसको इन्हांस करने के लिए ले रहे हैं. अगर नॉर्मल सेक्सुअल आपकी वो है और उसको भी आप और सुपर इन्हांस करना चाह रहे हैं, तो आगे चल के इसके दुष्परिणाम हो जाते हैं. सो यू विल बी सप्रेसिंग द नॉर्मल ड्राइव. तो ये इसी वजह से है, बिकॉज ऑफ द OTC एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन इंडिया एंड द इंटरनेट, वेयर जो भी परफॉर्मेंस है उसके बारे में अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों के, एंड देन दे आर बीइंग मिसगाइडेड. सर फॉर अ नॉर्मल मेल कितना टाइम को आप एक कंसिडरेट एक्सपेक्टेशन मानते हैं इन एन सेक्सुअल परफॉर्मेंस? So basically, we measure it by IVE-LTS. So IVE-LTS is intravaginal ejaculatory latency time. So if you have an erection which you are able to maintain for 5 minutes, 5 minutes is an average time. अगर वो less than 2 minutes होता है तो हम उसको premature ejaculation कहते हैं. Average time across the globe is around 5 minutes. जो हमने बहुत सारे लोग आजकल पॉर्न देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, they say that they are lasting 30 minutes, more than an hour. It is not pleasure actually then, it's more of a exercise, and usually 5 minutes is what we will say in the medical literature. इनफर्टिलिटी इश्यूज इन मेल ये बढ़ते जा रहे हैं डेली, इनके क्या कारण है? Important है कि what is infertility and what is erectile dysfunction. हमारे यहाँ पे इंडिया में इन दोनों चीज़ों को क्लब कर देते हैं. इनफर्टिलिटी में एक तो फीमेल फैक्टर होता है और मेल फैक्टर होता है. मेल फैक्टर में कंट्रीब्यूट ऑलमोस्ट 30 to 40% ऑफ द टोटल इनफर्टिलिटी केसेस. यूजुअली मेल फैक्टर्स को पहले इवैल्यूएट नहीं करते थे, आजकल धीरे धीरे उनको इवैल्यूएट करा जा रहा है. इसमें हम यही बोलते हैं कि अगर आपकी शादी हुई है और अगर आप ट्राई कर रहे हैं पिछले 1 साल से, कुछ लोग होता है 3 महीने बाद ही वो डॉक्टर के पास चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है. आप 1 साल तक नॉर्मल ट्राई करिए. 1 साल के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि इशू नहीं हो रहा है, तो फिर मेल और फीमेल दोनों ही पार्टनर्स को इनफर्टिलिटी के लिए इवैल्यूएट करना है. इनफर्टिलिटी इसलिए इंक्रीज़ कर रही है दैट द स्पर्म इज़ गेटिंग वीक. अगर हम WHO क्राइटेरिया देखें सीमेन एनालिसिस का, तो हर 10 साल में वो क्राइटेरिया नीचे जा रहा है, बिकॉज मे बी द Y जीन इज़ द वीकर जीन, नॉट द X. सो द स्पर्म्स आर गेटिंग less healthy because of increased smoking, increased alcohol, increase in abdominal obesity, and then a lot of pollutants in your food as well as in your environment. They all cause oxidative stress. इन सबसे oxidative stress होता है और उसकी वजह से जो है sperms का damage होता है. So sperm DNA damage is increasing and it is alarming across the globe. सर इरेक्टाइल डिसफंक्शन को अगर एक मेल को पहले बात तो डिटेक्ट करना हो तो आपने पैरामीटर्स बताए हैं, बट अगर घर में इंप्रूव भी करना हो, आई मीन नॉट टू गो टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड, तो उसको क्या स्टेप्स लेने चाहिए? देखिए, पहले तो आपको ये देखना होगा कि इज़ इट अ साइकोजेनिक ईडी और इट इज़ एन ऑर्गेनिक ईडी. तो साइकोजेनिक क्या होता है, कुछ लोग को अगर बहुत एकदम सीवियर स्ट्रेस आ गया लाइफ में, कोई फैमिली रिलेटिव की डेथ हो गई या समबडी इज इल, एंड अगर आपकी ढंग से अगर आप सो भी नहीं पा रहे हैं रात में, तो आपके मॉर्निंग इरेक्शंस में प्रॉब्लम आ जाएगी. तो वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं है. मॉर्निंग बोनर कम होना इरेक्टाइल डिसफंक्शन हम तब कहते हैं जब आपके कोई स्ट्रेस नहीं है, नॉर्मल आपकी रात में आप सो रहे हैं ठीक से, 7 घंटे से ऊपर की नींद ले रहे हैं, और तब अगर कंसिस्टेंटली ये कम हो रहा है, देन इट इज़ एन अर्ली मार्कर ऑफ ईडी. सो अगर आपको ये चीज़ लग रही है कि मेरा मॉर्निंग जो बोनर है वो कम हो रहा है, तो अगर वो स्ट्रेस की वजह से नहीं है, यू शुड सीक हेल्प. यू कैन सी अ यूरोलॉजिस्ट एट द राइट टाइम. आप अपने जो मैंने बताया लाइफस्टाइल चेंजेस में कि भाई स्मोकिंग है उसको आप ख़त्म करना पड़ेगा, बिकॉज स्मोकिंग जो भी इरेक्शन के इश्यूज़ हैं वो वैस्कुलर फिनोमेना है. इसमें जो हमारी पिनाइल आर्टरी है वो जो हमारी हार्ट की आर्टरी है उससे 1/4 साइज़ की होती है, तो ये पहले बंद हो जाती है. सो व्हाट आई विल से इज़ दैट योर पिनाइल हेल्थ इज़ द डोर टू योर हार्ट हेल्थ. People who have erectile dysfunction early in their life, they may have a cardiac event 10 years down the line. So your body is trying to tell you कि भाई अभी संभल जाओ, लाइफस्टाइल को चेंज करो. बहुत ज़्यादा जंक फूड खाना, लेट नाइट पार्टीज, डिस्टर्ब स्लीप, लैक ऑफ एक्सरसाइज, alcohol and smoking. These are the predominant factors which you can reverse by lifestyle modification. डायबिटीज़ अगर आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से नहीं ठीक हो रही है, सीक अ हेल्प फ्रॉम अ सर्टिफाइड पर्सन. एंड अगर ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो
उसको कंट्रोल करना है. एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज करने से, वेयर यू गिव अ ब्रेक ऑल्सो, यूजुअली थिंग्स कैन रिवर्स. और अगर रिवर्स नहीं हो रही देन गो टू अ सर्टिफाइड पर्सन, बिकॉज 99% ऑफ द थिंग्स इन यूट्यूब अगर हम देखें तो यूट्यूब में अभी देयर इज़ अ मेनस कि बहुत सारे लोग यूट्यूब पे हैं, वो आपको बड़ी जो हैं बताएंगे कि चमत्कार कर देंगे हम. सिंपल मैं बताऊंगा कि जो पिनाइल ऑयल है, जो पीनस का ऑयल है, इट्स अ $1 billion इंडस्ट्री. इट डजेंट हैव एनी साइंटिफिक एविडेंस. पीनस में कोई मसल नहीं होती. इट इज़ अ टिश्यू विच इज़ जस्ट अ वैस्कुलर टिश्यू. तो कोई आप पीनस में अगर आप डंबल उठा के उसको बड़ा नहीं कर सकते. So there are a lot of myths and misconceptions, and that's the reason you have to go to a person who is certified, who has a knowledge and who can help you. और अगर आप सही समय पे दिखाते हैं तो चीज़ें जो हैं जल्दी ठीक हो जाती हैं. ट्रू सर. सर स्पर्म क्वालिटी को इम्प्रूव करना हो तो क्या स्टेप्स लेने चाहिए? देखिए, स्पर्म क्वालिटी के लिए एक तो इम्पॉर्टेंट है कि आपको स्मोकिंग को क्विट करना पड़ेगा. स्पर्म की जो साइकिल होती है करीबन 72 डेज़ की होती है. सो इट चेंजेस. सम पीपल से कि मैस्टरबेशन ना करने से स्पर्म बढ़ जाता है, तो ये दिस आर ऑल मिथ. अगर आप मैस्टरबेशन नहीं कर रहे हैं, हेल्दी मैस्टरबेशन विल बी एवरी 4th डे इन अ वीक, और अ सेक्शुअल एक्टिविटी विच बोथ कैन बी डन. एंड स्पर्म क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए यही है कि यू शुड टेक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फ्लूइड्स. 70% ऑफ द स्पर्म इज़ वाटर. तो आप एक तो आपकी जो फ्लूइड इनटेक है वो ऑलमोस्ट 2.5 to 3 लीटर्स इन अ डे होना चाहिए. And you avoid oxidative stress in form of alcohol and smoking. And अगर इनफर्टिलिटी के इश्यूज़ हैं तो देखा जाता है कि इवन जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा हार्मोन्स पाए जाते हैं. तो अगर ऐसा है तो फिर मिल्क प्रोडक्ट्स को और मिल्क को भी आपको बंद करना पड़ेगा. एंड यू हैव टू ऑल्सो अवॉइड रिफाइंड शुगर एंड रिफाइंड फ्लावर. सो ये मोटा मोटा है टू इम्प्रूव योर स्पर्म हेल्थ. सर रिसर्च अभी जब हम कर रहे थे आज के पॉडकास्ट के लिए तो हमें एक चीज़ बहुत देखी दैट परफॉर्मेंस एंजाइटी का नंबर बहुत ज़्यादा हाई है हमारे इंडियन मेन में. तो सर परफॉर्मेंस एंजाइटी को कम करने के लिए एक नॉर्मल मेल क्या स्टेप्स ले सकता है? पहले तो मैं ये कहूँगा कि गूगल ना करें, क्योंकि प्रॉब्लम सबसे बड़ी है कि पहले तो वो गूगल करता है, दूसरा है कि वो अपने दोस्तों से राय लेता है. यूजुअली पीयर प्रेशर एंड मिस इन्फॉर्मेशन इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज, क्योंकि सेक्स एजुकेशन हमारे इंडियन करिकुलम में है नहीं. सब कुछ है ये नहीं है. सो देर इज़ लॉट ऑफ प्रेशर विच इज़ क्रिएटेड बाय द सोसाइटी एंड बाय द लिटरेचर विच इज़ नॉट साइंटिफिक और ट्रू. सो इफ़ यू have a problem then you can get us counseling. So we counsel people also regarding their health, and lot of young boys, they come to us just for counseling. Usually they are very anxious. So if you decrease your anxiety, if you can have a balance in your life, so वही मैं कहूँगा जैसे कि आपके वर्क लाइफ में बैलेंस होना चाहिए, तो ऐसे ही इफ़ यू हैव अ बैलेंस लाइफ, इफ़ यू हैव अ बैलेंस न्यूट्रिशन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. आप जिसके बारे में जितना ज़्यादा सोचेंगे और गलत रिसर्च कर लेंगे तो उतना ही आपका स्ट्रेस बढ़ेगा. तो वो है कि थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ा योगा करना है, एंड देन टेक अ गुड काउंसलिंग, दैट विल हेल्प. सर पोर्नोग्राफी का मेल सेक्सुअल हेल्थ में और लिबिडो पे क्या सीवियर इफेक्ट चल रहा है? सी बेसिकली pornography, what it causes is that if you are, usually it is linked with masturbation. So masturbation per se is not bad, but when you are masturbating with pornography, then जो आपके रिफ्लेक्सेस होते हैं वो इन्फेंटाइल हो जाते हैं, एंड दैट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्रीमेच्योर इजैकुलेशन. दूसरा है सम पीपल में नॉट बी अराउज बाय देयर काउंटर पार्ट बिकॉज देयर अराउजल हैज़ बीन हाइटेंड बाय पोर्नोग्राफी. जो है वो दुष्परिणाम हैं इस तरह के जो मैंने बताया आपको, कि लॉट ऑफ पेशेंट्स हु हैव प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हु हैव, एंड देन देयर इज़ अ masturbation technique where they are doing a prone masturbation that can cause trouble when they are actually doing the sexual act. सर आजकल बहुत सारी एड्स आ रही होती हैं, स्कैम्स चल रहे हैं कि दैट ये पिल लीजिए फॉर पीनस एनलार्जमेंट. तो इन चीज़ों से आई थिंक बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है. तो ऐसे कितने स्कैम्स चल रहे हैं सर मार्केट के अंदर? See, the market is full of such people, and they are all deep fakes. Some people are using a lot of urologists' photos. Even my photo has been there. And I do get calls from some of my friends or maybe medical representatives or patients. They are even calling our center that is that pill available? So there is no pill
available to increase the penile length. The only way to increase the penile length, which is not the actual length, basically there are two type of penile length. One is the total penile length after your erection, or the penile length when somebody is seeing you without an erection. So that can be increased by a surgical method. You cannot stretch the penis. There is a second is a traction device. Even if you put a traction device for 24 hours, the penis is not going to become larger. Third would be a lot of penile oils. No penile oil, चाहे आप उसको मार्केट आजकल कुछ यूरोलॉजिस्ट भी मार्केट कर रहे हैं, आई एम सो सॉरी टू से दैट, लेकिन द फैक्ट इज़ कि उससे कुछ नहीं होता. इट इज़ एन इंडस्ट्री जो कि आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपकी जो इनसिक्योरिटी है वो इस पे प्ले करती है कि आप कितने इनसिक्योर हैं, आपकी कितना स्ट्रेस है, एंड देन दे ट्राई टू गिव यू अ मैजिक पिल. यूजुअली जब आप इन साइट्स पे जाएंगे तो आपके पैसे कट जाएंगे, आएगा कुछ नहीं, तो वो आप उस दवा का इंतज़ार करते रहेंगे. So they are all scams, and I will say that penis size per se is also a big. Every man will say that my penis is small. There are very few will say it's large. If you look at the average penile size, a stretch penile length of 5 inches is what an average Indian size is. There are certain countries, especially in Africa, the Sudan and all, they have a larger size. But a larger size may also have a lot of erectile dysfunction. A larger size penis may not hold the blood for a long time. So size does not matter. It is the timing which matters, and the satisfaction of the entire sexual intercourse which matters. So ये question हमारे gym goers के लिए है. Many a times we have seen people taking IV steroids. तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है सर आपकी सेक्शुअल हेल्थ पे? ये बहुत अच्छा सवाल है, और हमने अपने YouTube पे एक वीडियो बनाया था जिसका शीर्षक ये था कि जिम का पहला दिन. कई सारे बच्चे जिम में पहले दिन जाते हैं और उसको ट्रेनर बोलता है कि भाई मसल बनानी है पहले दिन से ही या फिर धीरे धीरे बनानी है, और हम हमेशा एक इंस्टेंट सक्सेस की तरफ जाने लगते हैं. मैक्सिमम 95% ऑफ द टाइम जिम्स में लोग टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, स्टीरॉयड थेरेपी ले रहे होते हैं, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स ले रहे होते हैं. इसकी प्रॉब्लम क्या है कि जितना आप लेंगे, या तो भैया आप उसमें प्रोफेशनली ले रहे हैं कि मेरा प्रोफेशनल रिस्क है तो मैं ले रहा हूँ, अदरवाइज़ लॉन्ग टर्म में इसमें क्या होता है कि आपके स्पर्म डेड हो सकते हैं. हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनके कि सीमेन एनालिसिस में एंजियोस्पर्मिया होता है, कोई स्पर्म ही नहीं होता, और जब पूछा जाता है तो बताते हैं कि जी हमने टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ली. स्टीरॉयड से या बाकी चीज़ें लेने से जो मसल की क्वालिटी बनेगी, दैट मसल इज़ नॉट गोइंग टू लास्ट यू एनीथिंग. उस मसल में ना तो इलास्टिसिटी होगी, ना उसका रिकॉयल होगा. सॉलिड मसल या हार्ड मसल बनने का कोई खास फ़ायदा नहीं है. तो लॉन्ग टर्म आपकी जो एंड्योरेंस है वो कम हो जाएगा. सो मेरे हिसाब से आई एम माई सेल्फ अ एंड्योरेंस एथलीट, एंड आई एम अ साइकिलिस्ट, आई एम एन आयरन मैन ऑल्सो, जैसे कि पहले उन्होंने बताया. वी डोंट टेक सच थिंग्स एंड वी डू नॉट एंडोर्स एनी ऑफ दैम. सर फिर नेचुरल वेज क्या है टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज़ करने के? देखिए, नेचुरल वे यही है कि जो हमारी बॉडी है वो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करती है. टेस्टोस्टेरोन सबसे ज़्यादा कब प्रोड्यूस होता है? इट इज़ थ्रू कॉर्टिसोल. कॉर्टिसोल जो है वो प्रोडक्शन कब होता है? मॉर्निंग के समय में 4 से 6 बजे के बीच में. तो जैसे पहले कहते थे ना कि सुबह उठना है प्रातःकाल में, तो सुबह आपको उठना है, ऑलवेज गेट अप एट 4:30 इन द मॉर्निंग. उस समय आप एक्सरसाइज करिए. जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बॉडी को जो है वो रेव अप हो जाएगी. बॉडी ने वो टेस्टोस्टेरोन इस्तेमाल किया एक्सरसाइज के लिए, तो उसको रिप्लेनिश कर दिया जाएगा. प्रॉब्लम क्या है, आजकल लोग रात में भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो रात में आप टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करेंगे तो बॉडी उसको आपके सर्कैडियन रिदम गड़बड़ हो जाती है उससे. तो अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइजेज एंड रेगुलर एक्सरसाइजेज विल बूस्ट द टेस्टोस्टेरोन नेचुरली. तो शाम को जिम नहीं आना चाहिए? मेरे हिसाब से तो नहीं जाना चाहिए, पर यह है कि भाई कुछ लोगों के पास समय नहीं है, तो बिल्कुल नहीं जाने से अच्छा है कि आप शाम में चले जाइए, कुछ तो आपको फ़ायदा होगा. सर आइडियल एज क्या है कपल के लिए कि जब उनको एक हेल्दी बेबी कंसीव करना हो? See, usually the maximum reproductive potential is between 25 to 35 of age. So as you are more than 30, the quality of egg as well as sperm may go down. So yes, if you are planning an early conception is better. सर आजकल एक अल्फा मेल का एक इमेज बनाई जा रही है. आई थिंक ये जितनी हम बात कर रहे हैं ना पेनाइल एनलार्जमेंट इन एवरीथिंग, तो ये अल्फा मेल के इमेज को रखने के लिए लोग कर रहे हैं. तो आपके पास कितने किस्से आते हैं सर कि जहाँ पे लोग अपनी ईगो को बूस्ट करने के लिए दे आर टेकिंग द डिफरेंट वे आउट्स? आई थिंक ये सारे मिसकंसेप्शंस हैं
जब मैं उनको देखता हूँ तो यूजुअली ये लोग बहुत स्ट्रेस्ड आउट होते हैं और उस स्ट्रेस को कम करने के लिए दे गो टू स्मोकिंग, टू अल्कोहल, टू लॉट ऑफ दीज ड्रग्स, ओवर द काउंटर पिल्स. यू कैन सस्टेन फॉर सम टाइम बट लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी नहीं है इसमें. एंड आई थिंक a balanced approach is the right approach. Sir, how healthy is masturbation? So basically, masturbation is something which we say that a normal masturbation would be every fourth day. Usually after that, जो हमारा जो सीमन है उसकी जो क्वालिटी है, उसमें जो स्पर्म की क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है. जैसे अगर आप देखें तो WHO में भी ये है कि सीमन एनालिसिस के लिए 3 से 4 दिन का गैप होना चाहिए. तो आप स्पर्म को संचय नहीं कर सकते. यू कैन नॉट कीप इट, यू कैन नॉट स्टोर इट. अगर आप नहीं कर रहे हैं तो यंग पेशेंट में नॉक्टर्नल एमिशंस होते हैं. जब आपकी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप होती है तो उस समय आपके नॉक्टर्नल एमिशंस होते हैं और सीमन जो है उसमें नाइट फॉल होगा. सो नाइट फॉल ऑल्सो इज़ नॉट कोई बीमारी नहीं है. नाइट फॉल को भी लोग बीमारी मानते हैं और उसका भी इलाज करने वो पहुंच जाते हैं और बहुत सालों से इलाज करते हैं. उनको लगता है कि हमारा सारा जो बॉडी का जो भी हम खा रहे हैं सब उसी में निकल रहा है. ऐसा नहीं है, ऐसा कदापि भी नहीं है. जितने अगर आपको अच्छे नॉक्टर्नल इरेक्शंस आते हैं तो नाइट फॉल इज़ अ नॉर्मल थिंग, उसको ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है. एवरी फोर्थ डे यू कैन डू अ मैस्टरबेशन. अवॉइड सीइंग पॉर्न एंड आई थिंक दैट शुड बी द वे आउट. एनीथिंग इन एक्सेस, जैसे भाई बॉडी में कोई भी चीज़ आप एक्सेस में करेंगे. कुछ लोग हैं कि वो दिन में 3-4 बार मैस्टरबेट कर रहे हैं एंड देन दे सडनली लूज देयर इंटरेस्ट, दे इवन लूज देयर इरेक्शन. तो दैट कैन हैपन. So there is a disuse atrophy also. If you are not masturbating, there may be a disuse atrophy. So वो दोनों चीज़ें हैं. तो take a balanced approach towards it. And sir, how often should a healthy couple be having sex with each other in a week? There are no defined limits to that. If you want a baby, supposedly, then we say that if you are engaging for 3 times in a week, that is sufficient. Do not need to time your sexual activity. And so frequency of sexual activity depends upon the orientation and the need of the couple. Some people may be satisfied by once a week, some may do it twice a week, some may do it daily, depending upon how they want to be. And I think more the merrier. And so do Kegel exercise actually work? Do they help? The Kegel exercise is done for patients who have a weak pelvic floor. Sometimes people may overdo it and they may have a dysfunctional voiding. सो कीगल एक्सरसाइजेज अगर हम सही तरीके से करते हैं, उसके बारे में हमारा एक वीडियो है, हम लिंक शेयर कर सकते हैं एंड यू कैन वॉच अबाउट ऑन दैट वीडियो, कि उसको प्रॉपर तरीके से करना बहुत ज़रूरी है. एंड इट इज़ गोइंग टू हेल्प इफ़ यू आर डूइंग इट रेगुलरली. वॉट एवर सक्सेस यू विल गेट, द इम्प्रूवमेंट्स विल हैपन आफ्टर अ मंथ और 2 months ऑफ डूइंग दैट. सो देयर आर नो overnight results of a Kegel exercise, but yes, it will help in strengthening the pelvic floor. तो सर क्या आपके एडवाइजेस रहेंगे टू अ नॉर्मल मेल कि अगर आपको अपनी सेक्सुअल हेल्थ को एक वेल डिफाइंड वे से रखना है तो डेली लाइफस्टाइल में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू एक्सरसाइज रेगुलरली. अ प्रॉपर स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो 6 to 7 hours, I will say at least 7 hours of regular sleep is what is required for any healthy male. Exercise may be, it should not be very heavy exercise every day. You cannot hit the gym every day. So 2 times of weight training in a week. Rest of the time, if you are doing cardio training and core strengthening. Take balanced diet, where you are taking good amount of protein. Primarily, animal source can also be there, but if it is a vegetable and plant source, it is better. A healthy combination of micro and macronutrients in your diet are going to help you. If you put a check on your weight, because truncal obesity has been linked to erectile dysfunction. So if all these things are taken into consideration, then you will be having a good sexual life and a healthy body. सर आप एक सुपर स्पेशलिस्ट हैं तो मैं आपसे ज़्यादा एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा. तो सर बहुत बार र्यूमर ये रहता है कि न्यूरो जो सर्जरी ब्रांच होती है, स्पेशली द 6 year न्यूरो सर्जरी ब्रांच, उसको बहुत टॉक्सिक माना जाता है. क्या ये सच है? क्या होता है कि जितनी भी ब्रांचेज हैं, अब एक है कि MBBS करने के बाद अब सीधे ही न्यूरो में चले गए. ये एक वेस्टर्न लिटरेचर में अगर हम देखें तो वहाँ पे 6-7 साल लगते हैं MBBS करने के बाद किसी भी स्पेशलिस्ट को बनने में. तो हमारे यहाँ पे सिस्टम अलग है कि सिर्फ कुछ जगहें जैसे एम्स है जहाँ पे कि
पीडियाट्रिक सर्जरी है और न्यूरो सर्जरी है, जिसमें कि 6 साल का कोर्स है, और ये ज़्यादातर अच्छी पोजीशंस पे जो लड़के होते हैं उनको मिलता है। प्रॉब्लम इसमें क्या रहती है कि इसकी अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी हैं। अच्छाइयाँ ये हैं कि आपको एक टनल विजन है, आपको पता है कि भाई मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे बाकी चीज़ों के बारे में नहीं पता। मुझे ये लगता है कि आप सर्जरी में, जैसे आप MBBS पढ़ते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फिर आपका रुझान होता है कि भाई ये सर्जरी मुझे करनी है, मुझे मेडिसिन नहीं करनी है। ऐसे ही जब आप सर्जरी में जाते हैं तो फिर आपका रुझान होता है कि भाई मुझे ये फील्ड करनी है। तो ये एक पिरामिडल अप्रोच है कि हम सब कुछ देखें, समझें उसके बारे में, और फिर एक राय बना के उसको चलें। अपनी रैंक के हिसाब से चूज़ करना ना पड़े, ये बेहतर है। जब मेरी रैंक थी तो मैं मेडिसिन भी ले सकता था। बहुत सारा प्रेशर था घर से कि भाई मेडिसिन ले लो, मेडिसिन में कुछ भी नहीं है, सर्जरी क्यों लेना चाहते हो। लेकिन जो आपने, मुझे ये लगता है, मैं यही कहूँगा जो स्टूडेंट्स के लिए, कि आप ये मत देखिए कि किस में कितना कितना पैसा है या कितना लुक्रेटिव है। अगर आप एक पैशनेट होके किसी चीज़ को करेंगे तो वो लाइफ में आपको आगे बहुत डिविडेंड देगी, फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा। तो यही हमने देखा कि भाई अगर आपको चूज़ करना है यूरोलॉजी में या फिर सर्जरी में भी, MBBS के बाद मुश्किल होता है चूज़ करना कि मुझे यही करना है। आई थिंक MS के बाद आप ज़्यादा मेच्योर हो जाते हैं, एंड देन आप एक बेहतर निर्णय ले पाते हैं। तो गाइज, अब मैं वो सवाल पूछने वाला हूँ जो शायद हमारे शो का सबसे फेवरेट क्वेश्चन रहता है। तो अगर आपको अभी तक का सेगमेंट पसंद आया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये आया वो क्वेश्चन, सर, सबसे फेवरेट क्वेश्चन हमारे शो का, कि एक यूरोलॉजिस्ट कितना कमा लेते हैं? देखिए, एवरेज यूरोलॉजिस्ट डिपेंड करता है कि आप यूरोलॉजी में स्टार्ट कर रहे हैं या इस्टेब्लिश्ड हो गए हैं। इस्टेब्लिश यूरोलॉजिस्ट विल बी मेकिंग ऑलमोस्ट मोर देन 1 ईयर इन अ ईयर। जो स्टार्ट कर रहे हैं दे वुड बी समवेयर अराउंड 30-40 इन अ ईयर। और सर, MCH के बाद पहली जो नौकरी मिलती है उसकी क्या तनख्वाह होती है? वो भी वेरी करती है। हमारे समय में 1-1.25 लाख रुपए मिलते थे, आजकल 3-3.5 लाख के करीब आपकी स्टार्टिंग रहती है। तो इस तरह से है। तो आई थिंक गैस्ट्रो, यूरो, ये तो अब मेजर अपकमिंग ब्रांचेस है ही, जिसके अंदर आई थिंक रेवेन्यू भी ठीक है, मॉनेटरी वाइज भी ठीक है, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क सेटिस्फैक्शन आल्सो। सर, आपका ये जो डिसीजन था थ्रू अ जॉब टू अ सेंटर ऑफ योर ओन एस्टैब्लिशमेंट, वो कैसे आया? बेसिकली हम जब एम्स में थे तो मन यही था कि भाई अपना नाम हो जाए, पैसे का कोई वो नहीं था। तो नाम जो है, फिर सरकमस्टांसेस ऐसे हुए कि मुझे लगा कि ऑलरेडी मैंने जितना सीखना था मैंने सीख लिया है सर्जिकली, क्योंकि हमारे समय में, उस समय इतने कंसल्टेंट्स नहीं थे, तो सर्जिकली बहुत कुछ करने को मिला। एंड एट अ वेरी, मे बी एट एज ऑफ 32 आई बिकेम अ प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। सो इट वॉज टू अर्ली, एंड देन विद अ वेरी शॉर्ट स्पैन, बहुत ही कम अरसे में ही काफ़ी चीज़ें हमने सीख ली। तो मुझे लगा कि अब बाहर जो है देखना चाहिए। हम कभी कभी एम्स में क्या रहता है कि बहुत लंबा पेशेंट्स को वेटिंग लिस्ट मिलती है, कि आपने आज पेशेंट देखा, उसको 1.5 साल बाद की वेटिंग लिस्ट मिली सर्जरी करने की। तो वो एक थोड़ा फैक्टर रहा कि क्या सर्विस हो रही है कि नहीं हो पा रही। एंड देन आई शिफ्टेड टू प्राइवेट प्रैक्टिस, की देखें कि वहाँ पे कैसा रहता है। तो ये रीज़न था कि बिकॉज आई फेल्ट कि आगे और कुछ नहीं है करने को। तो प्राइवेट प्रैक्टिस में आने के टाइम पे फिर हमने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, एंड लकीली वो नाम उसके थ्रू ज़्यादा हो गया। सर, यूट्यूबर बनने का कहाँ से आया आइडिया? यूट्यूबर का बड़ी वो है कि हम ऐसे एक वीडियो हमने बनाया। वीडियो था ब्लड इन यूरिन, तो बड़ा सिंपल वीडियो था। हमने शुरू के जितने भी अगर आप वीडियोस देखेंगे तो ज़्यादातर वो मैंने खुद ही शूट किए, खुद ही मोबाइल पे। कोई ऐसा ये नहीं था हमारे पास माइक्रोफोन या लेवेलियर, इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी। कंटेंट अच्छा था, कंटेंट वाज ऑलवेज कि भाई जो सही कंटेंट है। तो वो वीडियोस बनाए गए ये देखने के लिए कि जो कॉमन टॉपिक्स हैं यूरोलॉजी के, उनके बारे में हम सही राय दें। और इवन अगर उन वीडियोस को रेजिडेंट्स भी देख रहे हैं तो वो उस वीडियो को देख के इवन एम्स के अगर MCH की वाइवा में बैठेंगे तो वो आंसर दे सकते हैं। तो उस तरह से हमने उस वीडियोस को बनाया। वीडियो बन तो गया, लेकिन उसके बाद कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं था। माई मदर इन लॉ, शी इज़ अ डॉक्टर, तो उन्होंने वो वीडियो देखा, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि वीडियो तुम्हारा बहुत अच्छा है और मतलब कि वेरी नाइस इन्फॉर्मेशन। मैंने कहा भाई आज कोई देख तो रहा नहीं है। ऐसे ही होता है कि शुरू में हमें लगता है कि हम बहुत सारे ऐसे ही यूट्यूब या आप स्टार्ट करते हो, आप बहुत सारे वीडियोस डालते हो, लेकिन कभी कभी ट्रैक्शन नहीं मिलता।
And surprisingly, after a month time, that was my first viral video. So it took time, but वो धीरे धीरे फिर ये हुआ कि हमने उससे जो है लोग हमसे जुड़ने लगे. एंड देन आई थॉट कि आप अपनी डॉक्टर की लाइफ में मैक्सिमम ओपीडी में 1 लाख या 2 लाख पेशेंट देख सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जिससे आप करोड़ों लोगों के पास जा सकते हैं. तो इसीलिए आज हमारा चैनल जो है उसमें करीबन 1.5 करोड़ के ऊपर के व्यूज़ हो चुके हैं. कुछ वीडियोज़ हैं इनके मिलियन व्यूज़ से ज़्यादा हैं और मोर देन 40 कंट्रीज़ में ये देखा जाता है. तो इसलिए आई थिंक वो पॉपुलैरिटी का स्केल बढ़ गया. एंड आई थिंक कि वो इनडायरेक्टली जो मेरा उद्देश्य था कि भाई नाम हो जाए और सही काम हो, तो वो इससे पूरा हो गया. सर पेशेंट इन्फ्लो में हेल्प करता है ये? यस, देखिए पेशेंट आजकल क्योंकि सोशल मीडिया पे सारे लोग हैं, तो यस हमारे पास पेशेंट्स आते हैं यूट्यूब के थ्रू, उसको देख के आते हैं. उनको कोई समस्या होती है जहाँ उन्हें लगता है कि यूरोलॉजिस्ट को दिखाया अपने एरियाज़ में लेकिन बात नहीं बन रही है, जहाँ उनको लगता है कि कॉम्प्लेक्स कुछ प्रॉब्लम्स हैं और नहीं सॉल्व हो पा रही हैं, तो हमारे सर्जिकल वीडियोस देख के वो हमारी तरफ आते हैं. ग्रेट सर. सर शायद मैं एक सीरियस क्वेश्चन पूछूंगा. आपने तो ऑफ कोर्स एज अ पीजी एज अ सुपर स्पेशलिस्ट दोनों पे लाइफ देखी है. सर आजकल बहुत कंप्लेंट्स आ रही है न्यू पीजी रेजिडेंट्स की दैट द ब्रांच द होल मेडिकल वर्ल्ड इज बिकमिंग टॉक्सिक. ठीक है, जहाँ पे सीनियर अत्याचार कर रहा होता है जूनियर पे, एंड ऐसे मल्टीपल कंप्लेंट्स हैं. सर व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट दिस? देखिए सीनियर जो है जो अत्याचार करेगा वही आपको सिखाएगा. जब एमएस में थे तो हम पूरे हफ्ते में 6 से 7 घंटे सोते थे पूरे हफ्ते में. एमसीएच तो हमारे लिए कुछ भी नहीं था. यूरोलॉजी में ऐसा लगता था कि कोई काम ही नहीं है, क्योंकि केजीएमसी में लखनऊ में बहुत ही जो है स्ट्रिक्ट वो रहती थी. 1 साल में 10-10 किलो लोगों का वज़न कम हो जाता था. लेकिन वो जो एक्सपीरियंस है एक लाइफ का, कि उस एक्सपीरियंस में आपने किस स्थिति में अपनी मानसिक स्थिति को ठीक करके स्थिर रख के आपने पेशेंट्स देखे, आपने एक लाइफ डेथ डिसीजंस लिए, वो आगे आपको बहुत मदद करेंगे. हो सकता है लोग मेरे से इस बारे में सहमत ना हो, क्योंकि जहाँ पे आप मेडिकल टीचिंग है इसमें क्या है कि हम एक ह्यूमन बॉडी के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं. जो ह्यूमन एरर है उसके लिए बहुत कम माइक्रो चांसेस हैं. तो इसीलिए बड़ी स्ट्रिंजेंट जो है ये ट्रीटमेंट रहता है. जो सीनियर आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है वो मोस्ट लाइकली आपकी मदद करेगा. जैसे कि सर्जरी में है, अगर ये इंटरेक्शन ख़त्म हो गया कि भाई जूनियर और सीनियर को कोई इंटरेक्शन ना हो, कुछ ना हो, तो आप कुछ नहीं सीख पाएंगे. अपने आप सीखना, अपनी गलतियों से सीखना और दूसरे की गलती से सीखने में फ़र्क रहता है. तो मुझे तो ये लगता है कि जो मेडिकल एजुकेशन हमारे टाइम में थी वो बहुत स्ट्रिक्ट भी थी, वो आज भी ऐसी ही स्ट्रिक्ट है, उसमें कोई खास चेंज नहीं हुआ. रादर थोड़ा सा मतलब कि हम कम स्ट्रिक्ट हो गए. एंटी रैगिंग स्क्वाड्स बन गए हैं. पहले टाइम में तो ये सब एग्जिस्ट नहीं करते थे. मैंने जॉइन एम्स तो मैं एक एंटी रैगिंग स्क्वाड का मेंबर था एज अ प्रोफेसर. हमारे केजीएमसी लखनऊ में ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता था. लेकिन आई थिंक वो विषम परिस्थितियाँ आपको बहुत कुछ सिखाती हैं लाइफ में, ताकि आप उससे उभर पाएँ. और वो ये है ना कि तब के कुंदन जो कोयला बनता है वो हीरा तभी वो ऐसे ही होगा. जब तक आप जो है लेबर नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तब तक फिर आगे सफलता आपके साथ नहीं आएगी. तो ये मैं यही कहूँगा कि टॉक्सिक नहीं है. रादर मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं, जो यंग बच्चे हैं जो कि भाई एग्ज़ाम दे रहे हैं 11th-12th में, मेडिकल फील्ड एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे आप अपने छोटे से शहर में भी इस्टेब्लिश हो सकते हैं और इसमें कोई एट्रिशन नहीं है. ये कोविड या किसी चीज़ से इफेक्ट नहीं होगा. आप अपनी लाइफ बहुत अच्छी तरह जी सकते हैं. तो इट इज़ स्टिल वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन. और अगर आप इसको सही तरीके से करते हैं तो ये आपको लाइफ में आपको हर तरह से लाभान्वित होंगे. और पैसा ही नहीं, देखिए पैसा ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसके अलावा यश है आपका, आपने जो पैशन है आपका, आपने कितने पेशेंट्स को ठीक किया, उनकी दुआएं हैं, वो सारी चीज़ें काम करती हैं. तो उस तरह से अगर हम देखें तो आई थिंक कि कोई और ऐसा प्रोफेशन नहीं जो इतना फुलफिलिंग हो. तो यही मेरा मत है कि ऐसा नहीं है, कोई टॉक्सिक नहीं है, उसको देखने का नज़रिया है. सर अभी हाल फिलहाल में ही मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली ने बेसिकली रेजिडेंट्स के लिए एक टाइमिंग्स निकाले हैं कि उनको भी एक इस टाइम के दौरान ही काम करना है. सो आपको लगता है आने वाले टाइम के अंदर हर कॉलेज को एक वर्क लाइफ बैलेंस बनाने के लिए स्पेशली फॉर रेजिडेंट्स ऐसे टाइमिंग्स निकालने चाहिए? तो देखिए टाइमिंग निकालने के फ़ायदे हैं और नुकसान भी हैं. ये टाइमिंग का जो क्राइटेरिया है ये यूके से आया है कि वहाँ पे रेजिडेंसी के आवर्स होते हैं, लेकिन
शायद आपको नहीं पता है कि पहले यूके में अगर आप यूरोलॉजी रेजिडेंसी करते थे तो 5 साल में कंप्लीट होती थी, अब वो 9 साल में होती है। टाइमिंग्स का इम्पॉर्टेंट तो है कि एजुकेशन तो वही रहेगी, तो अगर आप कम समय काम करना चाहेंगे तो उतना ही आपको ज़्यादा टाइम लगेगा पढ़ने में। हो सकता है कि क्योंकि 3 साल का ड्यूरेशन है, आप उतना ज्ञान अर्जित ना कर पाएँ, फिर आपको आगे चल के और पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो टाइमिंग्स का ठीक है, आई थिंक हर चीज़ चेंज हो रही है, हमें भी टाइम के साथ चलना पड़ेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा अपने प्रोफेशन के लिए पैशनेट है तो उसमें समय गुजरते समय नहीं पता नहीं चलता, और अगर नहीं है तो फिर हर घड़ी लगती है कि आज भाई मेरा टाइम ख़त्म हो जाए और मैं निकलूँ यहाँ से। तो आई थिंक होएगा, स्टैंडर्डाइज होगा, लेकिन इंडिया में क्योंकि डेवलपिंग कंट्री है और पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो हमें सबको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। एंड इवन हम प्राइवेट प्रैक्टिस में अच्छी खासी मेहनत करते हैं, ज़्यादा समय गुजारते हैं, वो करना पड़ता है। वी आर स्टिल डेवलपिंग, वी आर नॉट डेवलप्ड नेशन। तो हम किसी को कॉपी तो कर सकते हैं, बट वो कितना फीजिबल है वो तो वक्त बताएगा। ट्रू सर। सर, किसी स्टूडेंट को अगर यूरोलॉजी एज अ फ्यूचर ब्रांच लेनी है तो आप उनको क्या एडवाइस करेंगे कि इस ब्रांच को लेने से पहले इन बातों का ख्याल ज़रूर रखना? तो देखिए, हमारे यहाँ पे बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने कि एक ना सर्जिकल रेजिडेंसी रोटेशन होता है, वो एम्स में भी होता है और वो केजीएमसी में भी होता था, जिसमें कि जब आप सर्जरी में ज्वाइन करते हैं तो सेकेंड ईयर से आपकी रोटेशन पोस्टिंग्स होती हैं। तो आपको 3 महीने पीडियाट्रिक सर्जरी में, 3 महीने न्यूरो में, 3 महीने यूरोलॉजी में, तो उसमें आप चूज़ कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे ऑप्शन था कि आप 3 अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं और वो तीनों में आपका रोटेशन हो जाता है। तो उस रोटेशन में आपको समझ आता है कि भाई ये तीनों ब्रांचेस में क्या मैं इसमें फ़िट आ रहा हूँ या नहीं आ रहा हूँ। एंड आई थिंक वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, अपना ओरिएंटेशन देखना, क्योंकि हर एक का माइंडसेट अलग होता है। तो वो आपको इम्पॉर्टेंट देखना है कि भाई मैं ये वाली ब्रांच के अंदर, तो वहाँ जब आप जाओगे और ओरिएंट होगे तो 3 महीने में आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा। ये मत सोचिए कि ये बहुत लुक्रेटिव है तो मैं इसमें घुस जाता हूँ, ऐसा नहीं है। आप अपने हिसाब से चूज़ करिए, 3 में से एक चूज़ कर सकते हैं। तो वही मैंने तरीका देखा कि एमबीबीएस में मैंने मन बना लिया था कि यूरोलॉजिस्ट बनूंगा, लेकिन देन आई स्टार्टेड द ओरिएंटेशन पोस्टिंग एंड देन आई डिसाइडेड कि फाइनली कि आई विल बिकम दैट। और सेम क्वेश्चन सर मैं पूछूं कि अगर जब एक एमबीबीएस का स्टूडेंट एमडी के लिए सर्जरी चूज़ कर रहा हो तो उसको क्या किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? ये बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि हमारे साथ कहा कि इंटर्नशिप में चूज़ किया, रादर इंटर्नशिप में देखा कि बहुत वेग था कि अगर आज मैंने 3 पेशेंट्स आए और उन तीनों में आईवी कैनुला लगा लिया पहले अटैम्प्ट में तो मैं सर्जरी ज्वाइन कर लूँगा। तो मैंने तो ऐसे सोचा, लेकिन पर है सर्जरी में आप ये देख सकते हैं, जो सर्जिकल पोस्टिंग्स में भी ओरिएंटेशन होता है। तो यूजुअली कुछ लोग होते हैं जो कि लॉन्ग आवर्स ड्यूटी से घबराते हैं या उनको ब्लड से परेशानी होती है, तो दे वांट टू, कुछ लोग होते हैं जिनको कि डायग्नोसिस बनाने में बड़ा मज़ा आता है कि भाई हमने डिफरेंशियल डायग्नोसिस बना दिया, हमने देखा कि, तो अगर आप व्योमकेश बख्शी टाइप के हैं तो आप फिर ये इस तरह की ब्रांचेस को, जो मेडिसिन की ब्रांच है जहाँ पे कि डायग्नोसिस है इंपॉर्टेंट, वो डायग्नोसिस यूरोलॉजी में भी इंपॉर्टेंट है, वही मैंने कहा कि मेडिसिन भी इसमें कंबाइंड हो जाती है, तो वो आप कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं थोड़ा और एडवेंचरस होना चाहता हूँ तो फिर आप सर्जरी या फिर और जो ऑर्थोपेडिक्स है या न्यूरो है इस तरह की ब्रांचेस में जा सकते हैं। सर, आपने अपने लिए एक हॉस्पिटल बनाया, तो सर आज यूरोलॉजी का एक हॉस्पिटल बनाने के लिए कितना बजट लगता है? देखिए, हॉस्पिटल बनाना तो जस्ट लाइक अ ब्लैक होल है, आप जितने पैसे डाल दिए वो कम ही रहते हैं। हमें यूरोलॉजी में करीबन, अगर आपको ठीक से इस्टेब्लिश करना है तो ये देखना होगा कि पहले आपको जगह रेंट पे लेनी पड़ेगी या फिर आप उसको ओन भी कर सकते हैं। 5,000 स्क्वायर फीट तक का एरिया जो है आपके पास होना चाहिए एक 15 बेडेड इस्टेब्लिशमेंट बनाने के लिए। उसमें जो रेंटल है वो डिपेंड करेगा कि आप किस जगह पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, कि आप साउथ दिल्ली में हैं या फिर आप दूसरे सबर्ब्स में हैं। सो यूरोलॉजी में भी इक्विपमेंट वाइज उसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा रहता है। तो आपके पास सबसे पहले तो है, आपके पास पेशेंट्स होने चाहिए आपकी खुद की ओपीडी में, जिससे कि आप सोचें कि भाई ये मेरे लिए कोई मिस एडवेंचर तो नहीं हो जाएगा। तो हमने जैसे जब अपने को इस्टेब्लिश किया तो पहले हमने यही देखा कि क्या मेरे पास इतने मरीज़ आ रहे हैं, क्या मैं अपने आप को सस्टेन कर पाऊँगा कि नहीं। देन यू कैन डिसाइड। यूजुअली अगर हम देखें तो करीबन सारा कुछ मिला के ऑलमोस्ट मोर देन 2 to 3 CR इज़ व्हाट इज़ नीडेड। सर, आज के दिन पे 2 टियर एंड 3 टियर सिटीज़ के अंदर क्या यूरोलॉजी प्रैक्टिस करना पॉसिबल है? यस, मैं तो कहता हूँ हम तो
फर्स्ट ईयर में कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है। आप आराम से यूरोलॉजी देखिए, यूरोलॉजिस्ट पहले तो बहुत ही कम रहते थे। किसी शहर में आप जाएँ तो टायर 3 में हो सकता है 2 या 3 यूरोलॉजिस्ट हों, लेकिन जो है नीड बहुत बड़ी है, क्योंकि हमारे देश में स्टोन्स का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है। आजकल इनफर्टिलिटी का इंसिडेंस बहुत बढ़ गया है। इसके अलावा जो बाकी यूरोलॉजिकल बीमारियां हैं वो ऑन द राइज हैं, जैसे कि आपके सेक्सुअल डिसफंक्शंस हो गए, जिसमें यूरोलॉजिस्ट इज़ अ प्राइम प्लेयर नाउ डेज। तो ये सारी चीज़ों में देयर इज़ अ वेरी बिग स्कोप। जो यूरोलॉजिस्ट पहले थे वो दे वर नॉट एबल टू सी, कितने सारे पेशेंट्स होते थे कि वो देख ही नहीं पा रहे हैं, पता चला हफ्ते भर की वेटिंग है, तो उनकी वेटिंग कम हो गई है, लेकिन प्रैक्टिस वैसी ही है। So there is a very big pie, उसका a part of pie all can eat. So it is a growing branch and it is going to grow for decades to come. Are urologists higher paid in second tier and third tier cities, or the pay scale is same? वो भी अब चेंज हो रहा है, क्योंकि अब टायर 2 और 3 सिटीज़ में ही बड़े बड़े हॉस्पिटल्स आ रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि भाई हमें आप पैसा जो है अभी शुरू में नहीं है, तो लोग प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। यूरोलॉजी में आप फ्रीलांस कर सकते हैं, वेयर यू कैन हैव इक्विपमेंट जिसमें कि आप डिफरेंट नर्सिंग होम से अटैच करके सर्जरीज कर सकते हैं और अपनी सर्जिकल फ़ी ले सकते हैं। तो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा इसमें एक बैलेंस प्रैक्टिस हो जाती है। वो डिपेंड करता है कि आपकी कितनी नीड्स हैं। कुछ लोग हैं कि वो दिन रात लगे रहते हैं, कुछ लोग हैं वो अपने टाइम्स फिक्स करते हैं। तो टायर 2 एंड 3 में भी अब रादर, क्योंकि टायर 2 में जो पे स्केल है वो ज़्यादा है 1 से। 1 में इट इज़ ऑल डिमांड एंड सप्लाई। सो अगर हम देखें तो डिमांड सैचुरेशन में कम इन साउथ दिल्ली, इट इज़ सैचुरेटेड, बट बाकी जगहों पे डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो वहाँ पे आपको अच्छे पैकेजेस मिल जाते हैं। So what do you think will be the 10-year future of this branch? आई थिंक इट इज़ गोइंग टू ग्रो। अगर हम देखें तो यूरोलॉजी हॉस्पिटल्स, यूरोलॉजिस्ट पर से आर इंक्रीजिंग एवरी ईयर। हम जब थे तो हमारी इतनी छोटी सी डायरेक्टरी होती थी, अब इतनी मोटी डायरेक्टरी हो गई है, तो वो हर जगह पे है। एंड यूरोलॉजी में ये है कि आप अगर मेट्रोज़ में नहीं इस्टेब्लिश कर पा रहे हैं, तो आपके लिए चांस है किसी भी सिटी में जाके इस्टेब्लिश करने का। टायर वो दूसरी चीज़ों में नहीं है। जैसे अगर आप न्यूरो सर्जन बन जाते हैं, या फिर आप कार्डियो CTVS ब्रांच ले लेते हैं, या पीडियाट्रिक सर्जरी ब्रांच ले लेते हैं, तो इन ब्रांचेस में ज़्यादातर पेशेंट्स मेट्रोज़ में ही सर्जरी पसंद करते हैं। एंड यूरोलॉजी इज़ आई थिंक ओनली ब्रांच वेयर यू कैन इवन स्टार्ट फ्रॉम अ स्मॉल नर्सिंग होम टू अ कॉर्पोरेट। ठीक है सर, थैंक यू सो मच डॉक्टर आशीष। बहुत अच्छा पॉडकास्ट रहा सर, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक को आपने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया। तो आई थिंक हमारे व्यूअर्स आज बहुत खुश होंगे कि शायद जो लोग अभी भी शाय फील करते हैं इन बातों के बारे में, तो आई थिंक आज यूट्यूब वीडियो के थ्रू उनको एक बहुत अच्छा साइंटिफिक मेथड पता चला है कि अपनी हेल्थ में कैसे ध्यान रखें। सो थैंक यू सो मच सर, आपने हमारा टाइम निकाला इस छोटे से पॉडकास्ट के लिए। एंड थैंक यू सो मच गाइज। आई होप आपको आज की कॉन्वर्सेशन में मज़ा आया हो। इसमें हमने सर्जरी, यूरोलॉजी और सेक्सुअल हेल्थ तीनों की काफ़ी अच्छी बातें करी है। और आप किन को चाहते हो कि हु शुड बी द नेक्स्ट गेस्ट ऑन आवर हॉट सीट, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। आई विल मेक श्योर दैट आई ट्राई टू गेट देम, आई विल इनवाइट देम। बट टिल देन इस पॉडकास्ट को अपने दोस्तों के साथ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू एंड बेस्ट ऑफ लक।